आइए दोस्त चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। आपको जूम कर देते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, रचनात्मक शिक्षार्थी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, रचनात्मक विद्यार्थी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके अंदर क्या बात हो। चलो भैया, आज का क्वेश्चन आज इतना डिसाइडेड होगा कि आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा। अगर आपने 30 में 20 क्वेश्चन सही कर दिया आज, तो समझ लेना कि आप निश्चित रूप से पास होकर लौटोगे। लेवल आपका थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे आज। बताइए, रचनात्मक का मतलब क्या होता है? रचनात्मक का मतलब कोई क्रिएटिव बच्चा। क्रिएटिव समझते हो ना? आप देखो, आपके ही घर में बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी, या आपके घर में आपकी बहन होगी, या आपके भाई होंगे, तो देखो घर में छोटी छोटी क्रिएटिव काम करते रहते हैं। जैसे अभी देखो, जो आपके घर में आपकी बहन होगी, हो सकता है वो क्या है कि गुलदस्ता बना रही हो, या अभी गर्मी पड़ रही है तो आपको कहते हैं नहीं, वो हवा करने के लिए जो बनाते हैं, आप लोग अपनी भाषा में जो कहते हो उसको, या भाई दफ्ती से काट काट के बनाते हैं ना, तो वो क्या है, उन्हीं को आप क्रिएटिव कहते हो, उन्हीं को आप रचनात्मकता कहते हो, और उन्हीं लोगों को आप सृजनात्मक बालक भी कहते हो। अब ऑप्शन पर आइए। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत प्रतिभाशाली है। सर अब जरा रुक जाना, यही तो मैं आपको बार बार समझ जाओ। ड्राइंग और पेंटिंग बच्चा करता है, ये एक रचनात्मक बालक है, लेकिन बहुत प्रतिभाशाली है उसमें, तो इसका मतलब फिर एक कोई सृजनात्मक बालक नहीं है। इसका मतलब ये केवल ड्राइंग और पेंटिंग में ही प्रतिभाशाली है। तो ये ऑप्शन हम आपको कई बार क्लास में बताए हैं, किसी को बहुत सर्वश्रेष्ठ यानी बहुत या बहुत कम में नहीं आंकना है। अत्यंत बुद्धिमान, यहां भी वही गलती, अत्यंत बुद्धिमान का मतलब ये भी गलत हो गया। परीक्षण में लगातार अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम है। अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी बालक को दोस्तों हम नंबर के आधार पर जज करेंगे, ये भी तो गलत बात है। नंबर से सृजनात्मकता का संबंध नहीं है। हाँ, हो गया उत्तर, आप जान गए होंगे। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या बोल रहा है? पार्श्व सोच। पार्श्व सोच का मतलब होता है स्वतंत्र चिंतन। और आपको मैं पढ़ाया हूं और आप झूठ नहीं बोल सकते। अपने दिल से पूछिएगा, सर आपको बताए थे कि नहीं बताए थे कि रचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वतंत्र चिंतन, तीनों का मतलब एक ही होता है। समस्या सुलझाने में अच्छा है तो वो एक संरचनात्मक बालक है। एक बार मैं फिर बता दूं, रचनात्मक चिंतन के 4-5 वर्ड आपको जो नोट्स में लिख कर दिया हूं, उसको क्यों नहीं पढ़कर आते? पढ़ोगे तो ऑप्शन खुद ही चिल्ला के कह देगा मैं यहां हूं, पकड़ो। रचनात्मक चिंतन का मतलब सृजनात्मक चिंतन, स्वतंत्र चिंतन, मौलिक चिंतन, अमूर्त चिंतन, समझ गए ना? सबका मतलब एक ही होता है, केवल शब्द अलग अलग हैं जो आपको सीखना है। तो 4th वाला दोस्तों आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे में दोस्तों किस रूप में भिन्न होते हैं? बताइए। व्यक्तिगत शिक्षार्थी का मतलब क्या होता है? दुनिया का कोई भी एक बालक एक दूसरे पे समान दोस्तों कभी नहीं हो सकता, ये आप सबको पता है। दुनिया का कोई भी बालक एक जैसा नहीं हो सकता। उसकी रुचि और क्षमता अलग अलग होती है, उसके काम करने का तरीका अलग होता है। तो कहने का मतलब यह हो गया, अब देखो किसमें वो भिन्न होगा। कुछ चीजें तो उनमें सेम होती है, जैसे उसमें कुछ चीजें सेम होती है। क्या कुछ चीजें सेम होती है? जैसे हर बच्चे का वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत होता है वो सेम, ये जान लो। हर बच्चे में एक चीज जो कॉमन है वो है वृद्धि और विकास का सिद्धांत। ये दोस्तों प्रत्येक बच्चे में कॉमन होता है। लेकिन सर विकास का क्रम एकदम सही है। बच्चा 5 साल का होगा, फिर 10 साल का होगा, फिर 15 साल का होगा, फिर 20 साल का होगा। तो यानी विकास का क्रम भी मतलब सेम होगा। विकास की सामान्य क्षमता, बच्चा जब जन्म लेता है, तो मैं आपको क्या पढ़ाया हूं दोस्तों, बच्चा जब जन्म लेता है तो शुरुआत में सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, सब में सामान्य क्षमता होती है। बाद में वो अपने कर्मों के माध्यम से विशिष्ट बनता है। तो आज का लाइव सेशन आपको बहुत कुछ सिखाया। 3 बातें कि सर हर एक बच्चे में 3, हमने अभी तक ये पढ़ा कि हर बच्चा अलग होता है, लेकिन 3 चीजें सामान्य होती हैं। जैसे हर बच्चे के लिए वृद्धि और विकास का सिद्धांत समान है। अरे भाई, यही किताबें आपके भी पास में है, यही टीचर आपको भी पढ़ा रहा है, यही टीचर उसको भी पढ़ा रहा है, तो ये चीज तो समान है ना। विकास का क्रम, एक बच्चा 5 साल का होगा, फिर वो 10 साल का होगा, फिर 15 साल, ये भी ठीक। और हमने कहा जब बच्चा जन्म लेता है तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, सामान्य ही होते हैं, उनकी क्षमता सामान्य। बाद में कर्मों के माध्यम से, अपनी मेहनत से वो विशिष्ट बनता है। लेकिन दोस्तों मैं यहां पे बताऊंगा, ये कलर चेंज करके, एक सेकंड, ये विकास की दर, ये दोस्तों अलग होता है, यही आपसे पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर 20 सही। अच्छा क्यों? क्योंकि भैया एक 5 साल का बच्चा हो सकता है कि वो 500 शब्द बोल जाए,
और एक 5 साल का बच्चा ऐसा भी हो सकता है को 100 शब्द भी ना बोल पाए। तो इसी में भिन्नता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये यहां से आपके 4-5 प्रश्नों की एक बेहतर आपके अंदर दोस्तों क्या हुआ, समझ आ गई। दोस्तों याद करो, पेपर में जब बैठते हो ना, यही चीजें आपको समझने में दिक्कत आती हैं। तो अभी इस टाइम अगर आप महसूस करोगे, थोड़ा फील करो कि हाँ ऐसी ही कंडीशंस वहां आती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। ये दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस्ड रहना, चूंकि मैं कोशिश किया हूं कि आपको पहले समझा सकूं बेहतर ढंग से। तो प्रत्येक विद्यार्थी अद्वितीय है, इसका मतलब क्या है? प्रत्येक विद्यार्थी अद्वितीय होता है, इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा हमको? अरे ये तो सबको पता है, इसका मतलब दुनिया का कोई एक बालक एक समान नहीं हो सकता। एकदम पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रत्येक बालक अद्वितीय का मतलब विलक्षण है, अलग। अद्वितीय का मतलब अलग, साफ शब्दों का यूनिक है। क्या बताओ, दुनिया के कोई एक बालक समान हो सकते हैं? कभी नहीं समान हो सकता। उनकी रुचि, उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा अलग अलग होती है। यही है बच्चे की अद्वितीयता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन। बड़े हैं तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि हम साथ में हैं तो फिर क्या गम है। एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद, फिर से क्वेश्चन आया रचनावाद का। अब मैं चाहूंगा कि अब आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि अब आप गलत कर ही नहीं सकते। ये मैं पूरा विश्वास और उम्मीद के साथ कहता हूं कि अब आप गलत नहीं कर सकते। तो एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद, नकल की भूमिका। अरे भैया, रचनावाद का मतलब होता है कोई बच्चा करके सीख रहा है, मतलब वो सृजनशील बालक है। तो नकल करेगा तो वो सृजनशील कैसे रह गया? अगर वो नकल करके सीख रहा है तो रचनावाद कहां से हुआ? दुनिया के बारे में, क्या गजब का क्वेश्चन मिला। दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण को बनाने में शिक्षार्थी की भूमिका पर जोर देता है। एकदम सही उत्तर है सेकंड वाला। रोज आपको एक ही बात पढ़ाता हूं, आप कभी नहीं कह सकते सर कि आपने मेरे को यह कहा नहीं था, कि बच्चा अपने समझ का निर्माता स्वयं है। हमें बच्चे को एक समस्या समाधान कर्ता के रूप में बनाना है, समझ पा रहे हो? और बच्चा अपने दृष्टिकोण का निर्माता स्वयं होता है। ये कितनी बार कहूं, ये पियाजे की लाइन है। और रटना गलत होता है, आपको पता है। शिक्षक केंद्रित क्लास हो नहीं सकता। दोस्तों अगर ये आपको क्लास 1% भी लगता है कि हाँ सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तो वीडियो को अपने आप हर एक दोस्तों तक, जितना भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमें पता है हर कोई नहीं करता, लेकिन जो मेरे खास बच्चे हैं जिनको लगता है सर जेन्युइन रूप से मेरी मदद कर रहे हैं, वो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करेंगे। और आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, समझ में आए तो ही सब्सक्राइब करें। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा। चलो भैया, अवधारणाओं की बात कर लें। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपके थोड़ा कंपटीशन कम कर देता हूं। बता दो, जो हमारी अवधारणाएं होती हैं ये किस चीज का हिस्सा होती हैं? आ रहा होगा तो इन्हीं दोनों में कर लोगे, नहीं आ रहा होगा तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो बता दो सर, बिल्कुल बताइए, मैं आप में भरोसा करता हूं। वो कहते हैं ना कि भाई प्यार एक तरफा नहीं होता, प्यार दोनों तरफ होना चाहिए। जितना हम मेहनत करते हैं, अगर आप उतना आप भी चाहो तो कोई तकलीफ हो ही ना। सर अवधारणा का मतलब विचार, सोच। प्रभु ये विचार और सोच निकलता किससे है? हमारे दिमाग से। ये मेरे दिमाग का हिस्सा है, ये मेरे बौद्धिक विकास का हिस्सा है। भावनाएं दोस्तों ये विचार में नहीं होता, भावनाएं ये स्वाभाविक हिस्सा है आपके भावनाओं का, संवेग का पहलू है ये। चलो लिख लो ना भाई, लिख लोगे तो क्या कर हो जाएगा। भावनाएं क्या हैं? आपकी संवेग, आपका हंसना, आपका रोना, आपका चिल्लाना, ये भावनाओं का एक अंग है। और भावनाएं सीधे सीधे संवेग होती हैं। और रही बात अवधारणा, कहते हैं यार इनकी अवधारणा बड़ी खराब है सर, सर इनकी सोच बड़ी गंदी है, सर इनकी सोच बहुत ज्यादा डैश है। समझ गए ना? तो अब सोच आता कहां से है? तो ये आपके विचार का पहलू है, जो आपके दिमाग की उपज है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये एक बेहतर और कल ही पढ़ाया था। अब अगर कोई गलत किया तो बेटा यकीन करो, मेरे को यहां पे मैं दिल से कह रहा हूं, एक बार वो सारे बच्चे जो बार बार 3-4 नंबर पे फीटेट में रह जाते हैं, प्रत्येक बच्चा कमेंट करेगा। अभी कल ही की 11 बजे की क्लास में पढ़ाया था मैं इसको। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना का कैसा वाहक मानते हैं? हमने कहा था कि दुनिया में, इस समाज में दो ही तो लोग हैं, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। और लड़का और लड़की के अलावा इंसान से कोई जन्म नहीं हो सकता। ये स्थिर है ना सर, ये तो फिक्स है ना।
तो अनुवांशिकता क्या होगी? ये सर फिक्स है, या तो लड़का या तो लड़की। यहीं से क्वेश्चन और बना लिया गया। ये बता दो कि लिंग क्या है। चलो पूछ लेते हैं और सब लोग बताओ लिंग क्या है। चलिए बता दीजिए लिंग क्या। सामाजिक संरचना है। चलिए एक क्वेश्चन जब आया है तो बना लेते हैं। सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना या फिर जैविक सत्ता। बता दो सर। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो और भी बेहतर। बताइए। ये तो मैं कल पढ़ाया था, वो तो आप कर ही दोगे, मुझे पता था, लेकिन आप ये बता दो लिंग क्या है। ये एक सामाजिक संरचना है कि जैविक सत्ता है? कमेंट करके सब लोग बताओगे। ममता, ज्योति, नीलम, किट्टू, चॉकलेट क्वीन। नाम तो गजब का रखा है। वाओ, चॉकलेट कभी देखा है बच्चा कि नहीं देखा है जीवन में? खाया है कभी? खैर मजाक सिर्फ मजाक तक महसूस कीजिएगा। आगे तो दोस्तों लिंग क्या है? हमने कहा जिस शब्द से किसी व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का भाव हो, जिस शब्द से किसी व्यक्ति के लड़का या लड़की होने का भाव हो, वही लिंग कहलाता है। और हमारा समाज लड़का और लड़की से ही तो मिलकर बना है, स्त्री या पुरुष से ही तो मिलकर बना है। तो स्त्री और पुरुष, लड़का या लड़की, ये क्या है? ये समाज की इकाई है तो हैं। तो क्या आप उत्तर करके आओगे? सर जी हम भूल से भी गलत करके नहीं आएंगे, हम सामाजिक संरचना ही कहकर आएंगे। सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए समझ में आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आइए। अच्छा एक चीज, चलो आगे बताएंगे उसको हम। सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है कब? क्या गजब का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलत हो सकता है पेपर में आपसे, तो जरा ठहरना, सोच के। जहां 10 सेकंड ले रहे हो वहां पे 20 सेकंड ले लेना, पर गलत मत करना। सर बता दो सबसे गहन और महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण का मतलब यार वहां पे जटिल सामाजिकरण भी आ जाएगा तो फंसना नहीं। जहां महत्वपूर्ण लिखा है ना, यहीं पर पेपर में जटिल सामाजिकरण लिख देगा। तो इसका मतलब क्या होगा? व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था, या आपको लगता क्या है? आप बता दो। क्या बात है बेटा, क्या बात है। चॉकलेट क्वीन ने कहा है कि सर बहुत कहा है, मेरे पास दुकान है। अरे वाह भाई, क्या बात है भाई, सबको फ्री में आप खिला दीजिए फिर। तो भाई देखिए दुकान है पर बच्चा फ्री में बात नहीं कर। अच्छा फ्री में आप किसी को खिलाओगे इस क्लास में कि नहीं? कितने बच्चे क्लास? 70 बच्चे हैं। चलो 70 बच्चों को फ्री में आप कम से कम चॉकलेट ही खिला दो, है कि नहीं? सारे बच्चे फ्री में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चलिए खैर आगे चलिए। तो सबसे गहन और महत्वपूर्ण जो दोस्तों सामाजिकरण होता है वो किसके दौरान होता है? कमेंट करके सब लोग बता दो। अब ये तो मैंने नहीं कहा था सीफार आप चॉकलेट लिखो क्लास में, है ना, ये मत करिए। खैर चलो कोई नहीं, आ जाओ वही क्लास में, फटाक से उत्तर कर लो। हो गया बस इतने में इतना ही, इससे ज्यादा मजाक नहीं। आगे आइए। क्या बात है, पूरे जीवन के दौरान? क्या किशोरावस्था में? हाँ जी, क्या लगता है आपको सही उत्तर क्या बनेगा? दोस्तों किशोरावस्था। जब आप किशोरा को कह चुके हो कि सर यही तो सबसे खतरनाक काल है, हरलॉक ने कहा, हमने नहीं कहा, हरलॉक ने कहा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे खतरनाक काल है, सबसे कठिन काल है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दो। और वो जमाना चला गया जब तूफान और विरोध की अवस्था कहा जाता था। ठीक है, आगे आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे वापस आ जाओ। ये लंबा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इसका उत्तर ठीक करोगे। तो पढ़िए और मेरे को बताइए। विद्यार्थियों को जो कुछ उन्हें पहले ही सीखा है उसे दोहराने या याद दिलाने में मदद करना महत्वपूर्ण है। वो जो मैं रोज कहता हूं ना, कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो। क्यों? क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितना रिवीजन करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। हम यही तो डेली कहते हैं भैया। अगर कोई अपने आप को यह कहता मैं बहुत पढ़ने में तेज हूं, या कोई कहता मैं बहुत कमजोर हूं, मैं कहता हूं यह गलत बात है। ना आप पढ़ने में तेज है, ना वो पढ़ने में कमजोर है। डिपेंड ये करता है मेहनत कौन कितना कर रहा है, रिवीजन कौन कितना कर रहा है। मैं कितना भी पढ़ा दूं, मैं कितना भी चिल्ला लूं, लेकिन आप कुछ ना सोचो तो क्या फर्क पड़ेगा? बताइए। कह रहे हैं कि पढ़ी हुई चीज को अगर दोहराएंगे, याद करेंगे, ये महत्वपूर्ण क्यों है, इससे क्या होगा? तो आप लोग जरा कमेंट करके सब लोग बता दो। सारे के सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे, प्रत्येक स्टूडेंट इसका उत्तर करेंगे। पहला ऑप्शन, या किसी भी कक्षा निर्देश के लिए। पहली बात तो कोई भी चीज भाई निर्देश के लिए अगर है तो वो ऑप्शन आपको तुरंत ही गलत काट देना है, क्योंकि निर्देश बच्चे को स्वीकार नहीं। सीटेट में आपको बच्चे को ही बचाना है, बच्चे को भगवान साबित करना है। सीधी सी बात है, इस बात का दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया।
तो सेकंड, नई जानकारी को पूर्व ज्ञान पे जोड़ने से सीखने में वृद्धि होती है। सर जी ये दिल की बात कह गया, ये दिल की बात कह गया सर। जब मैं आपको डेली पढ़ाता हूं तो पुराने क्वेश्चंस को लेकर आता हूं। ईवीएस की क्लास में देखते हो, जब कोई एक टॉपिक आता है, अगर मैं आपको नेशनल पार्क पढ़ाता हूं तो अगर मैं कर्नाटक की बात किया तो मैं मध्य प्रदेश की भी बात कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि इससे आपके सीखने में वृद्धि, यही सही उत्तर है। पर तीसरा क्यों गलत है सर, पहले ये तो बता दो। इसलिए गलत है क्योंकि सर इसमें दोहराना लिखा है, दोहराना गलत है, रटना गलत है, याददाश्त, यार याददाश्त और रटना ये चीजें बिल्कुल गलत होता है। ऐसे प्रश्नों से, ऐसे शब्दों से आपको बचना है। कुछ खास खास शब्द आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता दूं। निर्देश ये निगेटिव वर्ड है, ठीक बात है। इसके अलावा पाठ निगेटिव वर्ड है, शब्दकोश निगेटिव वर्ड है, दोहराना, रटना, स्मरण, ये दोस्तों ऑप्शन से पूरी तरीके से गलत होते हैं। समझ गए यहां तक? कोई परेशानी किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। ये दोस्तों आवश्यक सूचना उन भाई बहनों के लिए है और ये काफी इंपॉर्टेंट सिर्फ उनके लिए है जो बार बार कुछ नंबर पे फीटेट में रह जाते हैं। तो हमने कहा कि एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपके लिए प्रतिबद्ध है। मैं ये तो दोस्तों कभी नहीं कहूंगा कि आप 130 140 इस नोट्स से आप कर जाओगे, मैं ये बात नहीं कहता। आप करोगे, ये आपकी मेहनत है। अगर आप 130 140 ला दो, ये आपकी मेहनत है। लेकिन इस नोट्स को अगर आपने पढ़ते हैं तो 104 105 नंबर बहुत आराम से आएगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें पैडागॉजिकल पैटर्न आप सीखते हो जो आपको फेल होने से बचाता है। क्योंकि पैडागॉजी अगर आपने सीख लिया तो 90 नंबर वही करा देगा, क्योंकि 90 नंबर की पूरी पैडागॉजी आती है। तो हमें पहले पैडागॉजी का पैटर्न सीखना है। दूसरा क्या कहा गया, अगर एग्जाम में आपको प्रश्न भी नहीं समझ में आए तो ऑप्शन से कैसे हल करना है, यह भी आपको सिखाया गया है। जो आपको किसी भी कंटेंट, कुछ मतलब चैनल वाले ये कहते हैं कि भैया इससे बाहर कुछ नहीं। अरे भाई अगर बच्चे को तुम 5000 पेज का पूरा नोट्स इतनी मोटी किताब भर के दे दोगे तो उससे बाहर तो वैसे भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको केवल कितना पढ़ना है, ध्यान रखना दोस्तों, केवल 150 पेज, 90 पेज 90 नंबर की पैडागॉजी, 60 पेज जो डिसाइड रहेगा कंटेंट वाला पार्ट कि आपको कंटेंट में गणित में कैसे आंकिक प्रश्न, ईवीएस में एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, सब कुछ इस नोट्स में आपका डिसाइड रहेगा। यहां तक कि जो सबसे खास चीज मिलता है वो है ऑप्शन से हल करने की कला, जो आपको 100% सफलता दिलाती है। तो जिन बच्चों को इससे जुड़ना है, जरूरतमंद स्टूडेंट, आपके सामने स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा होगा, ये नंबर है 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके अपने कंटेंट को परचेज कर सकते हैं। कीमत हमने बार बार कहा, मैं पैसे की बात कभी करता नहीं हूं, बस फर्क इतना है जो नॉर्मल सी प्राइस होगी वो आपको पे करना होता है नॉर्मली। फिर भी आपको बहुत दिक्कत है तो भी आपको कुछ ना कुछ कंसेशन हमारी तरफ पे जरूर मदद मिलता है। खैर आगे चलिए। पियाजे के अनुसार विकास के पहले चरण के दौरान एक बच्चा कैसे सीखता है। यहां पे दोस्तों 4 प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिए, सुनो। पहला चरण क्या है, जन्म से 2 साल। और हमने आपसे बताया था कि जन्म से 2 साल को आप लोग क्या कहते हो, संवेदी पेशी अवस्था। इसके 2-3 नाम हैं, संवेदी पेशी अवस्था। और इस अवस्था पे 3 प्रश्न बनेगा। क्या? पहला, वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा इंद्रियों की सहायता सीखता है? सर वो है संवेदी पेशी अवस्था या जन्म से 2 साल तक की अवस्था। वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व आता है? सर ये वही अवस्था है, वस्तु अस्थायित्व। कितनी बार मैंने आपको ये रटवाया होगा। हमने कहा वस्तु अस्थायित्व क्या है। कई बच्चे कहते हैं सर ये वस्तु अस्थायित्व क्या है। दोस्तों एक साल का, 2 साल का बच्चा अगर मम्मी को मम्मी कहना सीख लिया है या पापा को पापा बोलना सीख गया है तो क्या वो 2 साल के बाद पलटकर पापा को मम्मी कह देगा? आप मेरे को बता दो, क्या वो पलटकर पापा को मम्मी कह देगा? जी नहीं, क्योंकि बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व आ गया। और तीसरा पॉइंट, माँ बाप की आवाज में अंतर करना भी जान जाता है। तो ये, और अब आपको मैं लेकर आता हूं कि सर सेकंड वाला क्यों गलत है। तो भैया जब तीनों आपको मैंने बता ही दिया कि संवेदी पेशी अवस्था जिसकी उम्र 0 से 2 साल तक की होती है, यही 3 क्वेश्चन बनता है। तटस्थ का मतलब होता है बिल्कुल स्थिर होना, गलत बात है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो भैया बता दो आप लोग, सीखने का वो सिद्धांत जो पूरी तरह से केवल अवलोकन पर, अवलोकनीय व्यवहार पर निर्धारित होता है, वो कौन सा सिद्धांत है? हमें लगता है इस प्रश्न को आप देखते ही टूट पड़ेंगे। क्यों?
क्योंकि सर हम पढ़ा चुके हैं। अवलोकन किस चीज का होता है बताइए सभी लोग। दोस्तों अवलोकन किस चीज का होता है, सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए इतना अगर आपको पता होगा तुरंत कर लोगे कि अवलोकन होता किसका है, आपके संज्ञान का, आपकी विकास का, आपके व्यवहार का, या आपकी क्रिएटिविटी का, रचना का। तो प्रभु अवलोकन आपके व्यवहार का होता है। कई बार मैं आपको ये पढ़ाया हूं कि जो केवल अवलोकन, अवलोकन का मतलब देखना, तो भैया किसका अवलोकन होगा, व्यवहार का ही तो होगा। संज्ञान तो दोस्तों ये आपके पूरे जीवन के क्रम को निर्धारित करता है। विकासवादी वो विकास का है, और रचना ये क्रिएटिविटी को दिखाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज के बहुभाषी चरित्र को कह रहे हैं कि एक समाज में जो बहुभाषिकता है, बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है, इस समाज में उस हर तरह की पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, जो कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, तो कोई कन्नड़ बोलता है। तो एक बात मेरे को बता दो, अगर कोई बालक तमिल, मलयालम या कन्नड़ बोलता है तो क्या मैं उसको एक बाधा के रूप में देखूंगा? अच्छा मान लो ये मेरी ही क्लास है, इस क्लास में कोई तमिल बोल दे, कोई मलयालम बोलता हो, कोई कन्नड़ बोलता हो, तो ये मेरी क्लास की उपलब्धि है, ये मेरे लिए एक संसाधन है, ये मेरे लिए एक अस्मिता का निर्माण करेगा, या फिर मैं इसको एक बाधा के रूप में देखूंगा? आप मेरे को बताओ। अब बता दो, इतनी बड़ी बात मैंने कह दी। कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी है ना भाई, कुछ चीजें आप भी कहो तभी तो मजा आएगा। बताओ दोस्तों, बहुभाषिकता हमारे लिए एक संसाधन है, हमारे लिए एक पूंजी है, ये मेरी अस्मिता का निर्माण करता है। तो ऐसे देखो, जब सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है, लेकिन पेपर में जरूरी थोड़ी है कि सेकंड वाला ऑप्शन जो लिखा गया है वही आए। क्या जरूरी है कि वही आएगा? जो सेकंड वाले ऑप्शन में लिखा है क्या पेपर में जरूरी वो आए? दोस्तों जरूरी नहीं है कि वो ऑप्शन आ जाए। तो क्या और आ सकता है? यहां पे आ सकता है कि बहुभाषिकता हमारे लिए एक पूंजी है, ये भी तो आ सकता है। बहुभाषिकता हमारे लिए हमारी अस्मिता का निर्माण करता है, समझ गए ना? और संसाधन तो मैंने आपको ऑप्शन में दिया ही गया है। तो ये तीन बातें याद रखना। आगे चलता हूं आपको लेकर। नेक्स्ट ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आ जाओ सर। रचनात्मक उत्तर के लिए, रचनात्मक जानते हो ना, अभी मैंने पढ़ाया था। रचनात्मक का मतलब क्रिएटिविटी, मतलब स्वतंत्र चिंतन, मतलब विस्तृत चिंतन। एक ऐसा बालक जो क्रिएटिव हो, एक ऐसी बालिका जो स्वतंत्र चिंतन वाली हो। तो कौन सा विकल्प ऐसा है जो स्वतंत्र चिंतन के भाव को दर्शा रहा है? पहला ऑप्शन प्रत्यक्ष विचरण और सीधे प्रश्न। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं, ये बताओ कि बेटा संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? आप बताओ। मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, आप क्या बताओगे? आप बता सकते हो मोहन, रोहन, सोहन। तो बेटा आपका एक ही नाम होगा, आपके 100 नाम नहीं हो सकते। तो अगर एक उत्तर है तो वो कभी रचनात्मक नहीं हो सकता। सामग्री आधारित प्रश्न, भैया सामग्री पे आधारित अगर प्रश्न है तो वो भी रटना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन देखो, ओपन एंडेड प्रश्न। गणित की पेडागोजी में निश्चित रूप से ऐसा प्रश्न आता है, खुला अंत। आपने सुना होगा इसको खुला अंत के नाम से। क्या इसको दोस्तों हमने क्या पढ़ा है? खुला अंत के नाम से। ओपन एंडेड का मतलब स्वतंत्र चिंतन वाले प्रश्न, जिसके उत्तर एक से अधिक हों उन्हीं को मैं रचनात्मकता में डालूंगा। समझ पा रहे हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि तब क्या होगा जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना ही बंद कर दे, तो इसका कितना उत्तर बनेगा? सर अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दिया तो मानव जीवन खत्म ही हो जाएगा, दिन रात होना ही बंद हो जाएगा। बहुत सारे उत्तर। मैं अगर आपसे पूछूं ऐसी कोई दो संख्याएं बताओ जिसका योग 10 हो, तो इसके एक से अधिक उत्तर हैं। 7 3 10, 5 5 10, 6 4 10, 4 6 10, 8 2 10, 9 1 10। तो ये दोस्तों ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर एक से अधिक हो। इसी को हिंदी में कहते हैं, लिखा रहेगा खुला अंत वाला प्रश्न। और खुला अंत को ही आप लोग क्या कहेंगे? स्वतंत्र चिंतन, या उसी को विस्तृत चिंतन, या उसी को रचनात्मक चिंतन। ये पहले मैंने आपको पढ़ाया तक नहीं पढ़ाया? रोज यही तो कहता हूं, लेकिन आप सीरियसली नहीं लेते हो। सीरियसली नहीं लोगे तो कैसे बनेगा? आपको हर चीज मजाक में आप लोग ले जाते हो, है कि नहीं? तो सीरियस होकर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर